पहला प्रश्न है, भारत का नियोजित शहर कौन सा है? नियोजित शहर तो सभी को पता है चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़। भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नियोजित का मतलब है कि ये नियोजन, इसका जो सड़क नियोजन प्रणाली है, नियोजन प्रणाली, इसकी जो रहन सहन की प्रणाली है, इसकी जो रहन सहन की प्रणाली है, रहन सहन की और परिवहन प्रणाली, प्रत्येक सड़क है, प्रत्येक सड़क सड़क 90 डिग्री पर इसके काटती है। इस तरीके से नियोजित शहर है। भारत का प्रथम नियोजित शहर कौन सा है? तो उत्तर आ जाएगा चंडीगढ़। चलो कुछ शहरों के उपनाम की बात कर लेते हैं, जिनमें जो आज हमारे पास है सूची, उसमें पहला शहर है 7 टापुओं का नगर। आप कमेंट करते रहिए, 7 टापुओं का नगर कौन सा है? बताइए 7 टापुओं का नगर कौन सा है? उसके बाद में भारत का मैनचेस्टर बताइए। भारत का मैनचेस्टर शहर कौन सा है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप बताइए। उसके बाद में है उत्तर भारत का मैनचेस्टर आ गया। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा। और कौन सा शहर है? और है गुलाबी शहर कौन सा है? बताइए। आप कमेंट करते रहिए, इन सभी के आंसर इकट्ठे बता दें। गुलाबी शहर कौन सा है? फिर आगे दिया है मंदिरों व घाटों का शहर कौन सा? मंदिरों व घाटों का शहर, घाटों का शहर कौन सा है? उसके बाद में ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? इसके बारे में हमने पढ़ा कि भारत का सबसे पहला नियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। 7 टापुओं के नगर आप बताइए कौन सा है? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर दोस्तों मुंबई को कहते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी भी है। मुंबई तो भारत का हॉलीवुड भी है। मुंबई तो भारत का हॉलीवुड भी है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद शहर, भारत का मैनचेस्टर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कानपुर है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो है कोयम्बटूर। कौन सा शहर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? कोयम्बटूर है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर बताइए दोस्तों किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। आप बताइए मंदिरों व घाटों का शहर कौन सा है? मंदिरों व घाटों का शहर कौन सा है? बताइए। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहते हैं। मंदिरों घाटों का शहर कौन सा है? वाराणसी है, वो मंदिरों व घाटों का शहर है दोस्तों। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली में क्या है? लाल किला है नई दिल्ली में। और क्या है? और कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। चलो आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है हमारा आज का, दक्षिण पश्चिम मानसून असम कब पहुंचता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहेगा, पर इसकी व्याख्या भी कर लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून असम कब पहुंचता है? असम कब पहुंचता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य सितंबर, मिड सितंबर तक पहुंचता है। ठीक है, उत्तर डी है ना, इसका आंसर हो जाएगा सही कि मिड सितंबर तक है वो दक्षिण पश्चिम मानसून असम में पहुंचता है। सबसे पहले भारतीय मानसून कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले जो भारत में मानसून पहुंचता है वो 1 जून को पहुंचता है। और पहुंचता कहाँ है? 1 जून को केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। मालाबार तट पर पहुंचता है। और मालाबार तट पर इसका प्रभाव कब तक रहता है? इसका प्रभाव 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक, 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक केरल के मालाबार तट पर इसका मानसून का प्रभाव रहता है। भारत में मानसून लगभग बात करें 2 तरफ से आता है। पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक आता है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून।
और एक मावठ की वर्षा होती है, एक मावठ की वर्षा होती है, इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। मावठ की वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये कौन सा मानसून है? भूमध्य सागरीय मानसून है। भारत में जो भूमध्य सागरीय मानसून आता है जो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, कौन होती है? पश्चिमी विक्षोभ होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दो भाग हैं, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा मानसून आता है, बंगाल खाड़ी शाखा मानसून, इसकी दो शाखाएं हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखा है? दो, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक अरब सागर की शाखा का मानसून। एक बंगाल खाड़ी शाखा, एक अरब खाड़ी शाखा का मानसून किसके प्रकार है? दक्षिण पश्चिम के प्रकार है। उत्तरी पूर्वी मानसून है। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, जो चीन के रास्ते भारत आता है। मावठ किसे कहते हैं? जब पश्चिमी विक्षोभ आता है, कौन सा मानसून आता है? भूमध्य सागरीय मानसून आता है। जब भूमध्य सागर में लहरें उत्पन्न होती है जिससे भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी वर्षा होती है। ये वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में कब होती है? ये दिसंबर से फरवरी तक होती है। दिसंबर से फरवरी तक होती है ये वर्षा होती है जो फसलों के लाभदायक होती है। इसे मावठ कहते हैं, इसे मावठ कहते हैं, इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भूमध्य सागरीय मानसून उत्पन्न होता है, रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों चलो तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। मौलिक अधिकार। इसके मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? इस प्रश्न की चर्चा हमने पिछली तीनों क्लासों में की है, और तीनों क्लासों में नहीं, उससे पहले जितनी क्लासें हमारी हुई है उन सभी क्लासों में हमने इस प्रश्न की चर्चा की कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तीसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? मौलिक अधिकार का उल्लेख, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान ने कहाँ से ग्रहण किया? हमने कहाँ से ग्रहण किया दोस्तों? हमने यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी है। तो आप बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। कौन है दोस्तों? जो बाइडेन है। इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इससे पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों बात करें यूएसए किस महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए आता है। किस में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या आता है? यूएसए आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए आता है। और कौन कौन से देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं? इसमें कनाडा आता है, इसमें यूएसए आता है दोस्तों। और कौन सा आता है? इसमें मेक्सिको आता है, इसमें मेक्सिको आता है दोस्तों। और अरेबियन देश भी इसमें, जो वेस्ट इंडीज़ के देश हैं, वेस्ट इंडीज़ के जितने भी द्वीप हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं। और बात करें मौलिक अधिकारों में कुछ अनुच्छेदों की बात करें, देखिए कुछ अनुच्छेद की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और समानता की बात होती है। अनुच्छेद 14 में क्या होती है? अनुच्छेद 14 समता व समानता, विधि के समक्ष समता व समानता की बात होती है। अनुच्छेद 15 में आप बताइए क्या होता है? अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत भारत में नहीं की जाएगी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में तो दोस्तों उपाधियों का अंत है। कहा गया है कि भारत में किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी और उपाधियों के स्थान पर भारत में पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है। इस तरीके के अवार्ड भारत में दिए जाएंगे। चलो बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसमें प्रश्न क्या बनता है? चौथा प्रश्न है रणजी 2022
रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। किसको हराया? 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। किसको हराया? 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट में और कौन कौन से ट्रॉफियां हैं? ईरानी ट्रॉफी आती है, दिलीप ट्रॉफी आती है, ईरानी ट्रॉफी आती है, दिलीप ट्रॉफी आती है इसमें दोस्तों। और क्या रह गया? ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी आ गई। और आप बताइए कि 2022 का T20 विश्व कप किस देश ने जीता? T20 विश्व कप दोस्तों इंग्लैंड ने जीता। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। कौन रहा विजेता? इंग्लैंड विजेता रहा। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा दोस्तों पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान क्या रहा? इस T20 वर्ल्ड कप का उपविजेता रहा था दोस्तों। और 2021 का T20 विश्व कप किसने जीता? 2021 का T20 विश्व कप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। चलो बात करते हैं 5वें प्रश्न की। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? अब कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से? क्योंकि इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो ये चर्चा में आ गई, इसलिए पूछा गया है कि कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है। तो आप बताइए किस खेल से है? कृष्णा नागर का संबंध बताइए किस खेल से है? कृष्णा नागर का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है। बैडमिंटन की पैरा खिलाड़ी है कृष्णा नागर। किस खेल की है? बैडमिंटन से है इनका संबंध। और ये बैडमिंटन की क्या खिलाड़ी है? पैरा खिलाड़ी है, बैडमिंटन की पैरा खिलाड़ी है। और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। आप बताइए नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आप बताइए। MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? आप बताइए। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आगे बात करें PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? बताते रहिए PV सिंधु का संबंध किस खेल से है। उसके बाद में बताइए मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज का संबंध किस खेल से है? उसके बाद में आता है झूलन गोस्वामी, जिन्होंने अभी संन्यास लिया है। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? हरमनप्रीत कौर का संबंध, हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? स्मृति मांधना का संबंध किस खेल से है? स्मृति मांधना का संबंध किस खेल से है? उसके बाद में कौन सी खिलाड़ी रहेगी? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? आप बताइए। मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट रहेगी। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? और कौन सा खिलाड़ी रह गया? आप बताइए। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लखेरा, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? लगभग खिलाड़ी आ गए। साक्षी मलिक का संबंध आपको बताइए। उड़न परी PT उषा, उड़न परी कौन है? बताइए उड़न परी कौन है? उड़न परी, उड़न परी किसे कहते हैं? PT उषा को उड़न परी कहते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक से है। भाला फेंक से संबंध है। MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से है। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है दोस्तों। किससे है? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में और कौन कौन है? साइना नेहवाल है। कौन है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है दोस्तों। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। स्मृति मांधना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। बताइए मीराबाई चानू का संबंध आप बताइए किस खेल से है? अवनी लखेरा, अवनी लेखरा का संबंध है वो निशानेबाजी से है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए। मैं देख रहा हूँ कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध आप बताइए। वेट लिफ्टिंग से है। भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन से है दोस्तों। और कौन से खिलाड़ी रह गए? लगभग खिलाड़ियों के नाम आ गए। मुक्केबाजी में MC मैरी कॉम का नाम आ गया। आप बताइए आगे कि वर्तमान में जो चर्चा में जो खिलाड़ी हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से बताइए? इनका संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। किससे है? क्रिकेट से है। आप बताइए जो अभी 2022 में 2023 T20 IPL के लिए नीलामी हुई है, उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिका है? आप कमेंट करके उनका नाम बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा है राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन मंडल में शामिल कौन नहीं होता? शामिल कौन नहीं होते निर्वाचन मंडल में? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेते? राज्य जो निर्वाचन
राज्य विधान परिषद है उसके निर्वाचित सदस्य भाग किसमें नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। कौन कौन भाग लेता है, राज्य विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पांड्यचेरी विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के कौन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात आती है कि किस अनुच्छेद में है निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। 55 में कहा गया है, पद्धति बताई गई है, कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है दोस्तों। 61 में क्या कहा गया है, महाभियोग है राष्ट्रपति पर। 72 में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। चलो 7वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ के रथ के रंग कौन से, रथ के रंग बताने हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का रंग बताना है कैसे है। भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का रंग कौन सा प्रश्न है, 7वां। भगवान जगन्नाथ रथ का नाम क्या है, नंदी घोष। नंदी घोष का क्या बताना है, रंग बताना है। रंग बताइए दोस्तों कैसा है इसका रंग। इसका रंग बताया गया है दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए हैं। एक सी ऑप्शन में कहा गया है लाल व पीला। क्या है, लाल व पीला रंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो कुछ पर्वों की बात करते हैं। इसके जो रथ है, इसके रथ के कितने पहिए हैं, 16 पहिए। कितने पहिए दोस्तों, 16 पहिए है दोस्तों। उसके बाद में चलो ये पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये पर्व है वो पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं, पूरी उड़ीसा में मनाते हैं। चलो कुछ पर्वों की बात कर लेते हैं। राज पर्व, अगला पर्व कौन सा है, राज पर्व उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार, राज पर्व त्यौहार दोनों उड़ीसा के हैं। धानु यात्रा पर्व ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, नुआखाई त्यौहार, राज पर्व, भानु यात्रा पर्व तीनों के तीनों कहाँ के त्यौहार है, उड़ीसा के त्यौहार है। उसके बाद में अगला त्यौहार आता है दोस्तों ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा क्या है, ब्लैक पेगोडा सूर्य के कोणार्क मंदिर है, सूर्य में सूर्य का कोणार्क जो मंदिर है उसे क्या कहते हैं, सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, ब्लैक पेगोडा कहते हैं। हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, हरेला फेस्टिवल हरेला त्यौहार कहाँ मनाते हैं, हरेला मनाते हैं दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। हरेला त्यौहार कहाँ मनाते हैं, उत्तराखंड में। और पूछ ले हरेली कहाँ मनाते हैं, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। संघाई त्यौहार कहाँ मनाते हैं, संघाई त्यौहार मनाते हैं दोस्तों मणिपुर में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं दोस्तों, मणिपुर में मनाते हैं। एक त्यौहार आता है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है मकरविलक्कू त्यौहार। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाते हैं दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका कहाँ मनाते हैं, केरल में मनाते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोक चित्रशैली मधुबनी किस राज्य से संबंधित है। लोक चित्रशैली मधुबनी किस राज्य से संबंधित है, लोक चित्रशैली मधुबनी किस राज्य से संबंधित है। 8वां प्रश्न, मधुबनी लोक चित्रशैली मधुबनी का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, बिहार से है। किस राज्य से है, बिहार से है। आप पूछ ले भारत में चित्रशैली का जनक किसे कहते हैं, भारत में चित्रशैली का जनक किसे कहते हैं, चित्रशैली का जनक किसे कहते हैं तो दोस्तों राजा रवि वर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं, राजा रवि वर्मा को कहते हैं। कहाँ के थे ये, केरल के थे। ये कहाँ के थे, केरल के थे। बात बिहार की आती है, बिहार की राजधानी का नाम पटना है दोस्तों। बिहार का राजधानी का नाम पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नीतीश यादव है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नीतीश यादव है दोस्तों। चलो अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। और 9वां प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है। और प्रश्न किसका है, ये डीओपी का प्रश्न है। हालांकि मैं इसको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। डीओपी का इतना मेरे को जानकारी है नहीं, किंतु भरपूर कोशिश करूँगा। पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ। देखिए, आप दोहरे हाथ वाले एसओ में पीए के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। पीए का मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। उस दिन कार्यालय व्यवस्था पर नियमित एसपीएम
सब पोस्ट मास्टर नहीं है। एसपीएम का मतलब सब पोस्ट मास्टर नहीं है, सब पोस्ट मास्टर सीआई पर है। सीआई का मतलब होता है कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी पर है। समापन समय पर आपका तत्काल उत्तर के लिए डिजीवन कार्यालय से एक ईमेल प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? कार्यालय से आपको मेल प्राप्त हुआ। आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ईमेल में भाग लें और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भेजने का प्रयास करें। हम क्या करेंगे? ईमेल में भाग लेंगे और ईमेल में भाग लें और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भेजने का प्रयास करें। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर भेजने का प्रयास करें। क्या भेजने का प्रयास करें? उत्तर भेजने का प्रयास करें। ये कार्य हमें करना होगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूं। आप दोहरे हाथ वाले का मतलब होता है डबल हैंडेड। जब हम बात करते हैं कैंडिडेट के आधार पर पोस्ट ऑफिस के प्रकार, कैंडिडेट के आधार पर पोस्ट ऑफिस के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रिपल हैंडेड, एक होता है डबल हैंडेड और एक होता है दोस्तों सिंगल हैंडेड। क्या होता है? सिंगल हैंडेड। इसमें देखो डबल हैंडेड कौन सा, ट्रिपल हैंडेड कौन सा होगा? इसमें 2 पीए होंगे और एक क्या होगा? एक दोस्तों एसपीएम होगा, सब पोस्ट मास्टर होगा। और 2 में क्या होगा? एक पीए होगा और एक सब पोस्ट मास्टर होगा। क्या होगा? एक सब पोस्ट मास्टर होगा। इसमें जो एक होगा वही पीए का कार्य करेगा और वही सब पोस्ट मास्टर का कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है। सब पोस्ट ऑफिस होता है, उसका जो लेखा कार्यालय होता है, आपको ध्यान रखना है कि सब पोस्ट ऑफिस का लेखा कार्यालय का मतलब होता है अकाउंट ऑफिस। क्या होता है? अकाउंट ऑफिस कौन सा होता है? हेड ऑफिस इसका अकाउंट ऑफिस होता है, हेड ऑफिस इसका लेखा कार्यालय होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, बात आई इसमें सीआई का मतलब कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी। तो आकस्मिक छुट्टी की बात करें तो एक वर्ष में कितनी कैजुअल लीव मिलती है? एक वर्ष में जो सीएल मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितनी मिलती है दोस्तों? तो 8 सीएल मिलती है। कितनी की कैजुअल लीव मिलती है? 8। और जब आरएच की बात करें तो जो क्या होती है? रेस्टिडेट, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? रेस्टिकेटेड जो हॉलीडे है ना, वो एक वर्ष में कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। प्रतिबंधित छुट्टी कितनी होगी? 2। और सीएल जो कैजुअल लीव है, आकस्मिक छुट्टी कितनी मिल सकती है? 8 मिल सकती है दोस्तों। इसके बारे में मेरे को इतनी जानकारी थी तो आपको दे दी। और अब एक प्रश्न रह गया कि भारत में वर्तमान में कुल कितने पोस्ट ऑफिस हैं? कुल पोस्ट ऑफिस भारत में वर्तमान में है 24,313। कितने हैं? 24,313 है। किसके अनुसार है दोस्तों? ये 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है ये, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। चलो लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। अपना लास्ट प्रश्न क्या है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 10वां, और सीधे इसका उत्तर बता देता हूँ आपको क्या होगा। देखिए 10वें प्रश्न की बात करें, मैं पहले प्रश्न पढ़ देता हूं। एक कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पहले दिन, जब आप किसी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें, जब आपकी पोस्टिंग हो, आपका पहला दिन हो, तो आप किसी ट्रैफिक जाम के कारण शाम, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया गया है, तो ट्रैफिक जाम के कारण आप सार्वजनिक परिवहन द्वारा, किसी सार्वजनिक बस के द्वारा 20 मिनट देरी से पहुंचे, आप लेट पहुंच के 20 मिनट मान लीजिए, ठीक है। उसके बॉस ने उसका स्वागत किया, श्याम के बॉस ने उसका स्वागत किया और देर से आने के बारे में कुछ नहीं कहा कि उसको डांट फटकार नहीं लगाई कि आप देर से आए हो, क्योंकि उसका पहला दिन था। तो श्याम अगले दिन क्या करेगा? श्याम क्या करेगा अगले दिन? लेट जाएगा, जल्दी जाएगा? श्याम जाहिर सी बात जल्दी जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी,
वह यातायात की भीड़ से बचने और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए जल्दी शुरू करेगा। सुबह जल्दी उठेगा और भीड़ से बचेगा और कार्यालय क्या हो जाएगा, कार्यालय जल्दी जाएगा, कार्यालय जल्दी जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।